नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ और जनजातियों की समस्याओं को डिस्कस करेंगे। ये इसका भाग 1 है। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है? तो चलिए जनजातियों के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ, ठीक है? उत्तर प्रदेश में जनजातियाँ और उनकी समस्याएँ। तो ये टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे। उत्तर प्रदेश में जनजातियों में हम लोग जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन-कौन सी यहाँ पर निवास करती हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा टॉपिक है, जहाँ से एग्ज़ाम बहुतायत मात्रा में कई बार पूछे गए हैं। जनगणना 2011। जनगणना 2011 की यथास्थिति क्या है जनजातियों के संबंध में और वो भी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के हिसाब से अनुसूचित जनजातियाँ हैं कितनी? अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? 1134,273 इतनी जनजातियाँ हैं अनुसूचित, ठीक है? ये जो 1134,273 हैं, इनमें अगर आपसे पूछा जाए पुरुष कितने हैं? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 581083 और इसमें अगर आपसे पूछा जाए महिलाएँ कितनी हैं? तो आप बताओगे 555531 5531 90 ठीक है? इतनी महिलाएँ हैं और इतने पुरुष हैं। इनके फिगर्स याद रखिएगा 1134,273 इतनी टोटल हैं अनुसूचित जनजातियाँ, जिसमें से पुरुष हैं 581083 और महिलाएँ हैं 553190 ठीक है? अच्छा अगर उत्तर प्रदेश की टोटल आबादी के हिसाब से देखा जाए, कितनी टोटल प्रतिशत आबादी है अनुसूचित जनजातियों की तो क्या बताओगे आप? उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियाँ हैं कितनी? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत मुझे बताओ, कितने प्रतिशत हैं? 0.6% आमतौर पर अगर इसको एग्ज़ैक्ट देखोगे तो 0.57% होता है, ठीक है? लेकिन लगभग 0.6% इसको भाँति-भाँति किताबों में आपको मिलेगा और वैसे अगर एग्ज़ैक्ट देखा जाए तो 0.57% है। वहीं अगर हम कुछ जिलों की बात करें कि मुझे बताओ सबसे ज़्यादा ये जो जनजातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ ये किन जिलों में पाई जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जनजातियों वाले जिले। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाले जिले कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आप बताओगे सोनभद्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ मैं 5 जिलों के नाम लिख रहा हूँ, ठीक है? इन पाँचों जिलों के नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा आता है बलिया, तीसरा आता है देवरिया और चौथा आता है कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आपका आता है ललितपुर, ठीक? ये 5 जिले हैं, इनको आप याद रखो। सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, फिर बलिया में है, फिर है देवरिया में, फिर कुशीनगर में है और फिर है ललितपुर में। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ये तो सबसे ज़्यादा हो गए, मुझे बताओ सबसे कम कहाँ पर हैं अनुसूचित जनजातियाँ? न्यूनतम अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पर हैं? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, है ना? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन-कौन से हैं? सबसे कम कहाँ पर हैं? सबसे कम है बागपत में। बागपत के बाद उससे ज़्यादा कहाँ पर हैं? उससे ज़्यादा है कन्नौज में, उसके बाद बदायूं में, है ना? कन्नौज के बाद बागपत हो गया, कन्नौज हो गया, बदायूं, फिर एटा आता है, एटा के बाद कासगंज और कासगंज के साथ-साथ आता है औरैया। तो ये 5 जिले हैं जिनको आपको याद रखना है। एटा के बाद कासगंज और औरैया का सामूहिक रूप से नाम आता है। सबसे कम कहाँ पर है? एसटी, बागपत में है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ज़्यादा है सोनभद्र में। तो ये तो जनसंख्या के हिसाब से हो गए। अब अगर आपसे प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले तब आप क्या बताओगे? देखो, मैं क्वेश्चन थोड़ा-सा बदल रहा हूँ। मैंने कहा मुझे बताओ प्रदेश के जिले बताओ मुझे जहाँ पर जहाँ पर सर्वाधिक एसटी की प्रतिशत जनसंख्या है। बात समझ पाए हमारी कुछ? सर्वाधिक एसटी की प्रतिशत आबादी कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर थी? सोनभद्र में और वहीं पर है प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या सोनभद्र में। तो सोनभद्र हो जाएगा पहला स्थान, फिर हो जाएगा आपका ललितपुर,
फिर हो जाएगा आपका देवरिया, इसके बाद हो जाएगा आपका बलिया, बलिया के बाद कुशीनगर। अच्छा, ये तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वाले हो गए। अच्छा, मुझे बताओ प्रतिशत एसटी की आबादी आबादी सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम वाले जिले की। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो? मैं क्या लिख रहा हूँ? मैंने कहा प्रतिशत एसटी की आबादी मुझे बताओ प्रतिशत में, और उन जिलों के नाम बताओ जहाँ पर सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है बागपत में। देखो, अभी मैंने आपको बताया था जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? बागपत में। अब मैं बता रहा हूँ प्रतिशत जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? वो भी बागपत में ही है। ठीक है? फिर आ जाएगा आपका कन्नौज, फिर आ जाएगा आपका बदायूं, बुलंदशहर, बुलंदशहर के बाद आपका मुजफ्फरनगर। ये हैं जनसंख्या में प्रतिशत जनसंख्या उन जिलों में जहाँ सबसे कम है, और ये वो जिले हैं जहाँ पर एसटी की प्रतिशत आबादी सबसे ज़्यादा है। ये वो जिले हैं जहाँ पर एसटी की प्रतिशत नहीं, एसटी की टोटल आबादी सबसे ज़्यादा है, और ये वो जिले हैं जहाँ पर एसटी की आबादी सबसे कम है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो उत्तर प्रदेश में जो एसटी हैं, एसटी का लिंगानुपात क्या है उत्तर प्रदेश में? देखो यहाँ पे 2011 की अगर मैं बात करूँ, 2011 की जनगणना की, ठीक है? 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, एसटी में लिंगानुपात कितना था? एसटी में लिंगानुपात था 951। ठीक। वहीं अगर मैं 2001 की बात करूं, 2001 में लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात, ये मैं एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी में यानी अनुसूचित जनजाति में, तो आप बताओगे 934। 2011 की जनगणना में कितना था? 951 था, तो 2001 की जनगणना में था 934। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास जान लो एसटी का, अनुसूचित जनजातियों का। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1967 एक साल था। इस साल में उत्तर प्रदेश में 5 अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था अनुसूचित जनजाति के रूप में। तो 1967 वो दौर है जब 5 जनजातियों को जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचित किया गया। जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। ठीक है? किया गया। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 5 जनजातियाँ हैं, ये हैं कौन-कौन? ये जो 5 जनजातियाँ हैं, इनमें एक थी थारू, एक थी इनमें बुक्सा, इनमें एक थी जौनसारी, जौनसारी यानी इसे कई जगह खस भी लिखा मिलता है आपको। ठीक। और एक इन्हीं में जनजाति है, 3 हो गई, ये चौथी है। चौथी है थारू, बुक्सा, जौनसारी, और एक हो गई भोटिया। ठीक। और 5वीं जनजाति है आपकी राजी। ये टोटल 5 जनजातियां थी जिन्हें 1967 में उत्तर प्रदेश में इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया या सूचीबद्ध किया गया। इसके बाद होता क्या है? इसके बाद वही नवंबर सन 2000 के आसपास उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाता है ना? उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया। उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया तो ये जो 5 जनजातियाँ थीं, इनमें से कई सारी जनजातियाँ और बहुत सारी आबादी वो उत्तराखंड में चली गई। तो अब उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ ही जनजातियाँ बची थीं, जैसे थारू बची है, बुक्सा बची है, और छोटी-छोटी आबादी यहाँ पर रह गए थे। यानी उत्तर प्रदेश के विभाजन, या हम कहें उत्तर प्रदेश के विभाजन के पश्चात यहाँ पर एसटी की आबादी एसटी की आबादी कम हो गई। ठीक। और यहाँ पर जैसे बुक्सा, थारू, इस तरह की जनजातियाँ यहाँ पर फिर बची, बाकी सारी चली गई थी उत्तराखंड में। तो होता क्या है? होता ये है कि 2002 सन 2002 में एक नया विधेयक पारित होता है। 2002 में, और फिर 2003 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। 2002 में एक नया विधेयक आता है और इसे कहा जाता है अनुसूचित, ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसे कहा जाता है अनुसूचित जनजातियाँ अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश विधेयक आदेश विधेयक 2002। इस विधेयक को पारित किया जाता है, और 2002 2003 से एक नया कार्यक्रम शुरू होता है। 2002-2003 से 10 जातियों को 10 जातियों को
अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि 2002 2003 से मिला है, 2003 से मिला है, तो 10 ये जो जातियां हैं ये हैं कौन-कौन सी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो 10 जातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, इनमें है गोंड, ध्यान दीजिए, चेरो, अभी मैं इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ूंगा। एक है भुइया, या इसे कहा जाता है भुनिया, 3 हो गई। पटारी, खैरवार, 1 2 3 4 5, 5 और बची हैं। खैरवार, पहरिया, एक है सहरिया, ठीक है। बैगा हो गई, पनखा या पंखा या पनिका, आपने लिखा हुआ कई जगह देखा होगा, है ना। 1 2 3 4 5 9, एक हो गई आपकी पहरिया हो गई। सहरिया कहाँ गया? सहरिया अगरिया। ये जो टोटल 10 जातियां हैं, इनको जनजाति के तौर पर तब्दील कर दिया गया 2003 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये जो पूरा इतिहास है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। 1967 में 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। थारू, बुक्सा, जौनसारी, भोटिया और राजी। इसके बाद अपना उत्तराखंड बन गया। उत्तराखंड के बनने के फलस्वरूप यहाँ से कई सारी जनजातियां निकल गई थी, उत्तराखंड में चली गई। सन 2002 में क्या हुआ? एक नया विधेयक आता है। उस विधेयक के फलस्वरूप 10 जो जातियां थी उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में तब्दील किया जाता है, और ये जो 10 हैं, ये अनुसूचित जनजातियों के रूप में इनको दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको कुछ जनजातियां लिख रहा हूँ, उनके लोकेशंस, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सेगमेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने सबसे पहला लिखा थारू, ठीक। थारू ये कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश में जो तराई क्षेत्र है, वहां पर पाए जाते हैं थारू। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश में दिशाओं के आधार पर बांटूं, तो ये वाला जो क्षेत्र है तराई क्षेत्र, नेपाल वाला क्षेत्र, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र तराई क्षेत्र है। और यहाँ पर जिले कौन कौन से आएंगे? जैसे आप लखीमपुर को उठा लो, लखीमपुर खीरी। जैसे बहराइच को उठा लो, सिद्धार्थनगर को ले लो, सिद्धार्थनगर, यहाँ वाले पूरे इलाके आएंगे। जैसे महाराजगंज, महाराजगंज, या फिर श्रावस्ती। तो ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर थारू का निवास स्थल पाया जाता है, यहाँ थारू पाए जाते हैं, ठीक है, तराई क्षेत्र में। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब अगर मैं बात एक और जनजाति की करूं, बुक्सा, या फिर इसको कहा जाता है भोक्सा। तो ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आप बताओगे ये जनजाति उत्तर प्रदेश में बिजनौर में पाई जाती है, ठीक है। मुजफ्फरनगर बिजनौर के आसपास का क्षेत्र, बिजनौर में मेनली इस जनजाति का निवास स्थल है। अच्छा, एक जनजाति और है उत्तर प्रदेश में, गोंड समूह। ये दरअसल पूरा समूह है, इसमें कई सारे समूह आते हैं। जैसे गोंड, धुरिया, धुरिया आता है, नायक, ओझा, है ना, ओझा, या फिर पठारी, राजगोंड। तो ये जो छोटे-छोटे समूह हैं, ये उत्तर प्रदेश में कई सारे भागों में फैले हुए हैं, और ये जो फैले हुए हैं, आम तौर पर ये तराई क्षेत्र में भी फैले हुए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फैले हुए हैं, और अगर आप बात करो विंध्याचल वगैरह के क्षेत्र में, वहाँ भी ये जो गोंड समूह है, ये पाया जाता है। जैसे मैं अगर कुछ इनकी लोकेशंस लिखूँ, तो सबसे पहले आप तराई वाला क्षेत्र ले लो, महाराजगंज, महाराजगंज, बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, वहाँ भी ये फैले हुए हैं। गोरखपुर में भी ये देखने को मिलते हैं, गोरखपुर। इसके बाद वाराणसी, ठीक है। वाराणसी के बाद ये आपको सोनभद्र में भी मिलेंगे, विंध्याचल वाला क्षेत्र, सोनभद्र। और सोनभद्र के अलावा भदोही, मिर्जापुर, मिर्जापुर। ये यानी कि अगर मोटा-मोटा आप आइडिया इनका लोगे, इनके लोकेशंस का, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई वाला क्षेत्र और विंध्याचल वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इनका ये फैले हुए हैं, इनका निवास स्थल, ठीक है। गोंड समूह के अलावा एक समूह और आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है खरवार, या फिर खैरवार। ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ये जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में और बलिया में। सोनभद्र में पाई जाती है, बलिया में और गाजीपुर में। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप उठाओगे तो देवरिया को उठा लो, और वाराणसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। तो इन इलाकों में ये खरवार या खैरवार पाए जाते हैं। खरवार खैरवार की अपनी संस्कृति क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी अभी लोकेशंस आप याद रखो, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और वाराणसी। इन क्षेत्रों में खैरवार या खरवार देखने को आपको मिलेगी। एक जनजाति है जैसे सहरिया,
सहरिया को मैं आगे लेता हूँ। यहाँ से 3 जनजातियाँ आप एक साथ याद रखो, तो कन्फ्यूज़ नहीं होगी। मैंने लिखा सहरिया, मैंने लिखा पहरिया और मैंने लिखा अगरिया। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली ये जनजातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? तीनों का एक ही टोन है, सहरिया, पहरिया, अगरिया, ठीक है? तीनों को एक साथ याद करना तो कन्फ्यूज़ नहीं होगे। सहरिया, शहर चलो, एक लड़का था ललित, वो शहर जा रहा था, तो ललितपुर ये हो जाएगा, ठीक? पहरिया, पहरिया मतलब पहन लिया, क्या पहन लिया? सोना, सोनभद्र, है ना? अगरिया, ये भी हो जाएगा सोनभद्र और ये सब सोना वगैरह आगे ही तो पहना जाता है। तो खैर सहरिया ललितपुर है, पहरिया और अगरिया ये दोनों ही जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में। तीनों के लोकेशंस याद रखो। ठीक, एक जनजाति आपने और पढ़ी होगी पंखा या पनिका, ये कहाँ है? ये भी है सोनभद्र में और साथ ही साथ मिर्जापुर में। सोनभद्र और मिर्जापुर में पंखा या पनिका। एक चेरो नाम सुना है आपने? चेरो, चेरो भी सोनभद्र में है। सोनभद्र और ये वाराणसी में आपको देखने को मिलेगा। वाराणसी, ठीक है? चेरो के अलावा पंखा हो गया, पनिका हो गया, चेरो, आपने भुइया का नाम सुना होगा या उत्तर प्रदेश में भुनिया जनजाति का नाम सुना होगा, सोनभद्र में है। अब आप देख पा रहे होगे पीछे से लोकेशंस की सोनभद्र में कितनी सारी जनजाति हैं। बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये बहुत सारी जनजातियां सोनभद्र में है। जैसे भुइया भुनिया हो गया, आपने एक और सुना होगा पटारी, ये भी कहाँ है? ये भी है सोनभद्र में, ठीक है? तो अब आप यहाँ से कुछ ही याद रखोगे और मैक्सिमम के आंसर सोनभद्र होंगे। जैसे बैगा, बैगा भी कहाँ है? सोनभद्र में। तो यहाँ से लोकेशंस याद करना बड़ा आसान है। याद कौन-कौन से करने हैं आपको? जैसे बुक्सा या भुक्सा ये याद कर लिया। बाकी सारे सोनभद्र में है ना? खरवार, खैरवार भी आप देख देख पा रहे होगे सोनभद्र में पाए जाते हैं। सहरिया याद कर लो। इसके बाद बाकी सारे आप सोनभद्र के लिए छोड़ दो। ये सारे सोनभद्र के लिए छोड़ दो। तो कुल मिला के 5 से 6 जनजातियाँ हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप सारे के सारे आँख बंद करके सोनभद्र लगा सकते हो। ठीक है? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा लोकेशंस और याद रखनी पड़ेंगी जैसे चेरो वाराणसी में भी पाए जाते हैं, तो इनकी भी हल्की-फुल्की लोकेशंस याद रखो लेकिन ये मैक्सिमम आपको जनजातियाँ सोनभद्र में ही मिलेंगी, ठीक है? अब ज़रा नेक्स्ट देखो, एक-एक हम लोग जनजाति उठाते हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप गोंड जनजाति उठा लो, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति में आप क्या याद रखोगे गोंड जनजाति से? इनकी एक तो आप आबादी याद रखो। आबादी उत्तर प्रदेश में है कितनी? 569035 ये इनकी आबादी है। और ये जो गोंड जनजाति हैं, यह ऑस्ट्रोलायड और द्रविड़ परिवार की जनजाति है, परिवार की जनजाति है। ध्यान रखिएगा, कौन सी जनजाति है जो ऑस्ट्रोलायड और द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है? आप बताओगे गोंड जनजाति। इसके अलावा ये जो गोंड है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और इन ये किसकी पूजा करते हैं? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए चूंकि हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू देवी देवता मानते होंगे। तो हिंदू देवी देवताओं में इनमें एक खास है 12 देव। ये 12 देव की पूजा करते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप केवल इतनी ही बात याद रखो उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी है 56, 90, 35। ये ऑस्ट्रोलाइड और द्रविड़ परिवार से संबंधित हैं, हिंदू धर्म को अपनाते हैं ये, हिंदू धर्म की प्रैक्टिस करते हैं और 12 देव ये इनके आराध्य देव हैं, इनकी खास तौर से ये पूजा करते हैं। अब एक जनजाति है थारू जनजाति, थारू जनजाति, ये जनजाति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देख लो। उन सभी क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब जरा देखो थारू जनजाति में आपको कौन-कौन सी बातें याद रखनी है। थारू जनजाति सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो थारू जनजाति है, ये कहाँ से आए थे? तो ध्यान रखिएगा ये थार के मरुस्थल से आकर अपने यहाँ बस गए थे, इसी वजह से इनको थारू कहा जाता है। तो कुल मिला के इनका जो इतिहास है, वो बहुत कुछ जानने को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा किताबों में वर्णन मिलता है कि ये लोग राजपूताना घराने से संबंधित थे और जो किरात वंश था, उससे संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा ये किरात वंशी हैं या किरात वंश से संबंधित हैं तथा ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, से आकर
यहाँ बसे हैं। ठीक है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन-सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? तो मैं उनको अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। आप इन पर ज़्यादा आप अपनी कमांड बनाइए। किरात वंश से संबंधित हैं, राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ पर बसे हैं। तो किस वंश से संबंधित हैं? किरात वंश से। अच्छा ये होते कैसे हैं? अगर आप इनका कद देखोगे, तो इनका कद छोटा होता है। कद इनका छोटा होता है। साथ ही साथ ये इनका वर्ण अर्थात इनका जो रंग होता है, पीले वर्ण के होते हैं। कद छोटा है, पीले वर्ण के होते हैं। जो मुखमंडल होता है, वो चौड़ा होता है। चौड़ा मुखमंडल, ठीक है? इस तरह की ये इनका जो शारीरिक बनावट है, ये इस तरह का होता है। छोटा-सा कद होता है, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं, छोटा कद होता है। आम तौर पे जो पर्सन्स व्यक्तियों का कद होता है, उनसे थोड़ा छोटा होता है। पीले वर्ण के होते हैं, चौड़ा मुखमंडल होता है और इसमें जो पुरुष होते हैं, ये जो पुरुष होता है, ये धोती पहनता है, ठीक है? धोती पहनता है, साथ ही साथ ये जो पुरुष होता है, ये चोटी रखता है। चोटी रखता है मतलब जो सर पे चोटी होती है, शिखा रखता है हम एक तरह से कह सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये हिंदू धर्म का पालन करते हैं। साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा परिवार है, ये संयुक्त परिवार में निवास करना पसंद करते हैं। संयुक्त परिवार में ये निवास करते हैं और ये जो परिवार होता है, इसमें ऐसी झलक मिलती है कि ये परिवार मात्र सत्तात्मक होता है। मात्र सत्तात्मक, यानी पहले जो इनका परिवार था, वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है? धोती पहनता है पुरुष, चोटी रखता है, संयुक्त परिवार में ये निवास करना पसंद करते हैं और इनका जो परिवार होता था, वो मात्र सत्तात्मक होता था। इसके अलावा अगर ये तो बात पुरुष की हो गई, इसके अलावा अगर मैं बात स्त्रियों की करूँ, तो स्त्रियाँ अपने शरीर पर जो गुदना नहीं होता है, आपने कई बार देखा होगा, कई पुरुषों को भी देखा होगा, वो हाथ में अपना नाम गुदवा लेते हैं। तो शरीर पर गुदना, गुदवाना पसंद करती हैं, ठीक है? पसंद करती हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा पुरुषों की स्थिति क्या है और साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति क्या है। इसके अलावा अगर हम इनके भोजन की बात करें, तो ये जो थारू हैं, थारू इनका मुख्य भोजन क्या होता है? ये अपने लिए क्या खाना पसंद करते हैं? इनका मुख्य भोजन क्या होता है? तो आप बताओगे इनका जो मुख्य भोजन होता है, वो होता है मछली-चावल। ये मछली-चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जब खाना खाते हैं, तो मछली-चावल तो खाना पसंद ही करते हैं, लेकिन जब ये खाना खाते हैं, तो ये अपने अलग-अलग खाना मतलब जैसे शाम को खाना ये खा रहे हैं, तो उसे अलग नाम देते हैं। दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो उसे अलग नाम देते हैं। रात का खाना खा रहे हैं, तो उसे अलग नाम देते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट किया है, दोपहर में लंच किया है, शाम को डिनर किया है। तो ठीक उसी प्रकार थारू कहते हैं, ये कहते हैं जब ये सुबह का नाश्ता करते हैं, सुबह का नाश्ता जब ये करते हैं, तो कहते हैं कि हम कलेवा करके आए हैं। सुबह के नाश्ता को कलेवा कहा जाता है। साथ ही साथ जो दोपहर का भोजन होता है, उसे दोपहर का दोपहर का जो भोजन होता है, उसे मिजनी कहा जाता है, मिजनी। इनसे पूछा जाता है, "भई क्या करके आए हो?" बोले, "मिजनी करके आए हैं।" है ना? और जो रात का भोजन होता है, रात का भोजन, उसे कहा जाता है बेरी। ये तीनों याद रखना आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि थारू जनजाति में बेरी किस समय के भोजन या बेरी क्या है? तो रात का भोजन है, सुबह का नाश्ता है या दोपहर का भोजन, तीनों को याद रखना। कलेवा कहा जाता है सुबह के नाश्ते को, मिजनी दोपहर के भोजन को और बेरी रात के भोजन को कहा जाता है कहा जाता है। ठीक है? अच्छा ये खाना ना खाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद ये मदिरा पान भी करते हैं। ये मदिरा पान भी करते हैं। अब क्वेश्चन ये आया मदिरा पान करते हैं तो कैसी मदिरा? जो आम तौर पे दुकानों में मिलती है वो ना, ये एक खास तरह की मदिरा पीते हैं। वो चावल से बनी होती है। चावल से निर्मित चावल से निर्मित इस जो मदिरा होती है उसे कहा जाता है जाड़, जाड़, इसका नाम याद रखना। चावल से निर्मित जो मदिरा होती है चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा का सेवन करते हैं। चावल से निर्मित जाड़ नामक मदिरा का ये सेवन करते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसका नाम मत भूलिए और ये इनमें बहुत लोकप्रिय है। हाँ, ख़ास तौर से पेय पदार्थों में। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन्स कई बार पूछे गए हैं। आप जो मैंने जनगणना में बातें बताई हैं, वो बातें, इसके बाद जनजातियाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं, वो सारी बातें
और इसके बाद इनकी संस्कृति से संबंधित जब क्वेश्चन तब बनाना होता है, तो इनकी संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सारा का सारा इनकी संस्कृति को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? भोजन में मछली-चावल है और सुबह के नाश्ते को इनको कलेवा कहा जाता है, मिजनी कहा जाता है, दोपहर के भोजन को, रात के भोजन को बेरी कहा जाता है। ये पेय पदार्थ के रूप में मदिरा पान करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़ास तौर से एक ऐसा मदिरा पान करते हैं जो चावल का बना होता है, जिसे जाड़ कहा जाता है। अच्छा, ये जो थारू समाज है, इसमें विवाह कैसे होता है, पता है आपको? देखो, थारू समाज में जो विवाह होता है, वो बिना दहेज के होता है। बिना दहेज के, जो आप लोग लेते हो, ये लोग नहीं लेते हैं। तो बिना दहेज के यहाँ पर विवाह होता है, ठीक है? और एक ख़ास बात, यहाँ पर जो विवाह का खर्चा होता है ना, भाई कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा, एक-दूसरे को भोज दिया जाता है। तो विवाह का जो खर्चा होता है, खर्चा दोनों पक्ष उठाते हैं, वर पक्ष भी और वधू पक्ष भी। दोनों पक्ष यहाँ पर विवाह का खर्चा उठाते हैं, ठीक है? तो विवाह का खर्चा दोनों पक्ष उठा रहे हैं, लेकिन एक बात समझो, इनका जो विवाह होता है वो करवाता कौन है? तो एक पुरोहित होता है। पुरोहित, इसका नाम है भर्रा, ये याद रखना। इनका विवाह एक पुरोहित करवाता है भर्रा नाम का, यानी भर्रा ही दरअसल इनका पुरोहित होता है। तो पुरोहित भर्रा इनका विवाह संपन्न कराता है, ठीक है? ये तो हो गया भर्रा की बात। अच्छा, ये कब करते हैं? आम तौर पर इनका जो पसंदीदा महीना कौन होता है जब ये विवाह संपन्न करते हैं? तो आम तौर पर, या हम कहें प्रायः जो इनका विवाह होता है, प्रायः विवाह फाल्गुन महीने में होता है। फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में होता है, शुक्ल पक्ष में होता है, ठीक है? ये बात याद रखो इनके विवाह से संबंधित, बस इतनी ही बात है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ से एक एक बात और मैं लिख के देता हूँ पहले, फिर मैं इसको आपको समझाता हूँ। ये जो थारू है ना, इनमें विधवा विवाह भी होता है, विधवा विवाह भी होता है, या हम कहें विधवा विवाह की प्रथा भी है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये कोई पिता है, ठीक? इसकी ये पुत्री है, ये विधवा हो गई। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये जो पिता है, ये विवाह के समय भोज देता है। मान लीजिए इसकी किसी से विवाह संपन्न हो गया, ठीक है? तो ये पिता है, ये विवाह के समय भोज देता है, भोज देता है। तो ये जो भोज है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लठ भरवा भोज। ये नाम एग्ज़ाम में पूछा गया है आपसे, याद रखना। लठ भरवा भोज, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक बात और समझ लो। मान लीजिए ये एक पक्ष है, ये पुत्री है, ये दूसरा पक्ष है, ये पुत्र है ना? ये पुत्री है, ये पुत्र है, ये वर पक्ष है और ये है वधू पक्ष। इसके बाद इनके इनके मध्य शादी की बात हुई, विवाह का हो गया। तो ये जो प्रथा होती है इसे कहा जाता है पक्की पोढ़ी। बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हम ये लिखेंगे, जब दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाता है, तय हो जाता है, तो उसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप याद रखिए। थारू जनजाति में ये संस्कृति है। हाँ, ये कुछ शब्दावलियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, तो उसे पक्की पोढ़ी कहा जाता है। अच्छा, अब वापस आओ ज़रा इस पूरे सेगमेंट में। देखो, मैंने अभी क्या बताया आपको, जो थारू हैं उनमें जो विवाह होता है वो बिना दहेज के संपन्न होता है, कोई दहेज नहीं। आम तौर पर यहाँ पर आपको जब थारू की संस्कृति के बारे में पढ़ोगे, तो यहाँ बदला विवाह भी आपको देखने को मिलता है। बदला विवाह यहाँ पर होता है। बदला विवाह का मतलब यहाँ पर आम तौर पर प्रचलित प्रचलित रहा है, लेकिन अब इसमें प्रचलित ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी आप कई जगह देखोगे, कई पुस्तकों में जब पढ़ोगे तो यहाँ बदला विवाह की प्रथा भी आपको बताई गई है। तो दहेज बिना लिए यहाँ पर शादी होती है, विवाह का जो खर्च होता है वो दोनों पक्ष उठाते हैं। यहाँ पर एक पुरोहित होता है भर्रा नाम का, यही इनके विवाह कार्य को संपन्न कराता है। और फाल्गुन माह इनका पसंदीदा महीना होता है, फाल्गुन महीने का शुक्ल पक्ष, जब ये विवाह कार्य संपन्न करते हैं। और आम तौर पर इनका बदला विवाह भी देखने को मिलता है। बदला मतलब क्या होता है, समझते हो आप? एक परिवार ये है, एक परिवार ये है। इस परिवार में एक पुत्री है और इस परिवार में भी एक पुत्री है। एक पुत्र है इस परिवार में, एक इसमें भी पुत्र है। तो ये जो परिवार हैं, ये अदला-बदली कर लेंगे। इसकी पुत्री को इसके पुत्र से ब्याह देंगे और इसकी पुत्री को इसके पुत्र से ब्याह देंगे। बात समझ पाए? ये है बदला विवाह, यानी आपस में एक-दूसरे की पुत्रियों को एक्सचेंज कर लेते हैं, पुत्रों के साथ।
तो यहाँ पर बदला विवाह भी देखने को मिलता है। प्रायः ये जो महीना है, फाल्गुन महीने का शुक्ल पक्ष, ये इनके लिए पसंदीदा होता है विवाह के लिए। यहाँ पर विधवा विवाह ये प्रचलित है, ये भी होता है और जब विधवा विवाह के समय पिता भोज देता है, उसे कहा जाता है लठ भरवा भोज। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है इस शब्दावली को, ठीक है? और साथ ही साथ जब इनका विवाह का हो जाता है दोनों पक्ष की तरफ से, तो उसे इस प्रथा को कीपोड़ी कहा जाता है। बात समझ पा रहे हो? अब ज़रा इनकी पूजा-पाठ में आओ। ये जो पूजा-पाठ करते हैं, थारू जनजाति, ये आम तौर पर हिंदू देवी-देवता हिंदू देवी-देवता की पूजा करते हैं। अच्छा, हिंदू देवी-देवता की पूजा करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है शिवलिंग वगैरह सबकी पूजा करते होंगे, लेकिन ये एक खास तरह की शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये सामान्यतः बाँस की शिवलिंग बनाते हैं। बाँस की शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, ठीक है? ये सामान्यतः बाँस की शिवलिंग बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने के साथ-साथ ये भूत-प्रेत इनमें भी विश्वास रखते हैं। भूत-प्रेत इनमें भी ये विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ जादू-टोना, टोटका इनमें सब में ये विश्वास रखते हैं, ठीक है? तो ये बातें हैं पूजा-पाठ से संबंधित, थारू की, याद रखिएगा। हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, एक तरह से हम कहें तो ये हिंदू ही होते हैं और सामान्यतया बाँस की ये शिवलिंग बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। भूत-प्रेत में इनका ज़्यादा विश्वास होता है, जादू-टोना, टोटका ये सब आम प्रचलन में है, इनकी संस्कृति में है। वहीं ये त्योहार कौन-सा मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 बातें आप याद रखो। इनका जो पारंपरिक त्योहार, ये कौन-सा है? इनका पारंपरिक त्योहार है बजहर, ठीक? ये पारंपरिक त्योहार, याद रखिएगा। साथ ही साथ ये जो थारू जनजाति है, ये दीपावली को दीपावली को शोक के तौर पर मनाती है, शोक के रूप में मनाते हैं। बात समझ पा रहे हो? इस लाइन को याद रखना कई बार यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। कौन-सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के तौर पर मनाती है? तो आप बताओगे थारू, ठीक है? और एक खास बात ये है कि ये जो होली होती है ना, होली में आम तौर पर ये 8 दिनों तक मनाते हैं होली। इसमें जो महिलाएँ होती हैं, पुरुष होती हैं, वो सब मिल के झूम मचाते हैं। झूम मचाने का मतलब हाँ, मदिरा पान करते हैं। तो होली इनके लिए काफ़ी हर्षोल्लास वाला त्योहार होता है। होली का पर्व जो कि फाल्गुन की पूर्णिमा से मनाया करते हैं और उसी पूरे त्योहार में पुरुष भी बैठते हैं, महिलाएँ भी बैठती हैं, फिर इनका मदिरा पान हाँ, जाम छलकता है। तो ख़ैर मदिरा पान होता है। तो ख़ैर ये सारी बातें हैं। अच्छा इसमें उत्तर प्रदेश सरकार इनके लिए क्या काम कर रही है, थारू के लिए? ध्यान रखिएगा। इनको शिक्षित करने के लिए शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय खोला गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थारूओं को शिक्षित करने के लिए थारू महाविद्यालय ये सब कहाँ खोला गया है? किस जनपद में है? तो आप बताओगे लखीमपुर खीरी में। 2 अक्टूबर याद रखो, तारीख तारीख याद रखो 2 अक्टूबर 1980 ये सन याद रखो। इस साल क्या हुआ? इस साल हुआ ये थारू विकास परियोजना। इसका चालन या हम कहें इस परियोजना को शुरू किया गया था। थारू विकास परियोजना शुरू की गई, थारूओं के कल्याण के लिए। तो ये 2 बातें याद रखो। थारू विकास परियोजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1980 को और इनको शिक्षित करने के लिए एक महाविद्यालय है थारू के लिए। वो कहाँ पर है? किस जनपद में है? लखीमपुर खीरी में। और कौन से त्योहार है इनके लिए? बजहर है। दीपावली को कौन-सी जनजाति है जो शोक के तौर पर मनाती है? यही है थारू। होली में ये स्त्री और पुरुष आपस में मिलकर 8 दिनों तक मनाते हैं। साथ ही साथ आपस में बैठकर मदिरा पान का सेवन भी करते हैं। ठीक है? तो ये थारू से संबंधित कुछ बातें हैं। थारू, एक बार रिवीजन करो ज़रा। हाँ, ये गोंड थी, थारू जनजाति। एक बार रिवीजन करो। किरात वंश से संबंधित हैं, ठीक है? और ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं। इस वजह से इनको चूँकि थार मरुस्थल से आए हैं, इसीलिए इनको थारू कहा जाता है। इनका कद छोटा होता है, पीले वर्ण के होते हैं, हल्के पीले होते हैं, चौड़ा इनका मुखमंडल होता है। साथ ही साथ धोती पहनना पुरुषों का मुख्य पहनावा है। चोटी बड़ी-सी रखते हैं ये। संयुक्त परिवार में निवास करना पसंद करते हैं। मातृसत्तात्मक इनका परिवार होता था पहले। वहीं जो स्त्री हैं, वो शरीर में गुदना गुदवाना ज़्यादा पसंद करती हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि शंकर भगवान का फ़ोटो बनवा लिया या अपने पति का नाम लिखवा लिया या अपना नाम लिखवा लिया, तो इस तरह से। इसके अलावा थारू का जो मुख्य भोजन होता है, मछली-चावल होता है और ये नाश्ते में
कलेवा करते हैं। अच्छा मतलब नाश्ता जो करते हैं वो कलेवा कहलाता है। दोपहर का भोजन मिजनी कहलाता है और रात का भोजन वेरी कहलाता है। मदिरा पान करना पसंद करते हैं, आम तौर पर या खास तौर पर चावल की जो मदिरा होती है, जिसे जाड़ कहा जाता है, उसका सेवन करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपस में विवाह करते हैं, अदला-बदली विवाह भी इनमें प्रचलित है, बिना दहेज के शादी करते हैं, विवाह का खर्च दोनों पक्ष उठाते हैं। चूँकि अदला-बदली कर रहे हैं तो दोनों पक्ष तो उठाएँगे ही, ये अपना खर्चा उठाएगा, ये अपना खर्चा उठाएगा, ठीक है? इनका जो विवाह है वो पुरोहित भर्रा करवाते हैं और प्रायः जो विवाह होता है वो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में इनका विवाह होता है, ठीक है? विधवा विवाह भी इनमें प्रचलित होता है और विधवा विवाह कराते समय जो अ, विधवा का पिता होता है, जब वो भोज देता है तो उसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। 2 पक्ष आपस में जब शादी तय कर लेते हैं तो उसे पक्की पौड़ी कहा जाता है। वहीं हिंदू देवी-देवताओं की ये पूजा करते हैं, बाँस की सामान्यतः शिवलिंग बनाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। भूत-प्रेत, जादू-टोना, टोटका ये सब इनमें विश्वास रखते हैं। पारंपरिक त्योहार इनका पचहर है, दीपावली को शोक के पर्व के तौर पर मनाते हैं, होली में ये आपस में बैठते हैं, मदिरा पान करते हैं। इनको शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में महाविद्यालय खोला गया है और थारुओं के विकास के लिए थारू विकास परियोजना चलाई जा रही है 2 अक्टूबर 1980 से। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो अगला है आपका बुक्सा जनजाति, है ना? बुक्सा या फिर भोक्सा जनजाति। बुक्सा या भोक्सा जनजाति इसमें जरा समझो 2-4 बातें। बुक्सा जनजाति सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ निवास करती है, तो आप बताओगे ये निवास करती है बिजनौर में। बिजनौर में इनका निवास है, ठीक? बिजनौर में ये देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, बिजनौर में जहाँ-जहाँ ये रहते हैं ना, मान लीजिए ये छोटी-छोटी बस्तियाँ बना के रहते हैं, यहाँ पर ये छोटी-छोटी बस्तियाँ हैं। तो ये जो बस्तियाँ हैं, जहाँ पर ये बुक्सा रहते हैं, इन बस्तियों को कहा जाता है बोक्सार, बोक्सार या इन्हीं को कहा जाता है भुक्सार। तो आपसे अगर पूछा जाए बोक्सार या भुक्सार क्या है? तो ऐसी बस्तियाँ, छोटी-छोटी बस्तियाँ, जहाँ पर बुक्सा या भोक्सा जनजाति निवास करती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप तो 3 बातें लिख लो। सबसे पहले तो कि ये कहाँ निवास करते हैं? ये बिजनौर में निवास करते हैं, ठीक? दूसरी बात आप क्या लिखोगे? ये छोटी-छोटी ग्रामीण बस्ती बनाकर ग्रामीण बस्ती बनाकर रहते हैं रहते हैं और इन बस्तियों को बुकसार या भोगसार कहा जाता है। ठीक यहाँ तक? अच्छा। अब ज़रा इसमें 2-3 बातें और समझो। ये जो बुक्सा जनजाति है या भोक्सा जनजाति है, आम तौर पर वही कद छोटा-सा होता है। इनके जो चेहरे होते हैं, वो मंगोल होते हैं, मंगोलों के चेहरे होते हैं, मंगोलों जैसे होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें? ये इनके जो चेहरे होते हैं, चेहरा मंगोल जैसा होता है ना? मंगोल जैसा होता है। चूँकि चेहरा मंगोल जैसा होता है, आम तौर पर ये उत्तर प्रदेश के निवासी होते हैं, तो ये कौन-सी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? भाषा होगी हिंदी, ठीक है? हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो भी निवासी हो, जो भी जनजाति हो, हिंदी का ही इस्तेमाल करे। लेकिन जो ये जनजाति है बुक्सा या भुक्सा, ये हिंदी का इस्तेमाल करते हैं और अगर ये लिखते हैं, तो लिपि के तौर पर ये देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? एक शख्स थे जिनका नाम था विलियम क्रुक। ये शख्स था। इस शख्स ने कहा है साफ-साफ कहा है कि जो ये जनजाति है बुक्सा, ये राजपूतों का वंशज है। तो ध्यान रखिएगा विलियम क्रुक के अनुसार बुक्सा जनजाति किनका वंशज माना जाता है? तो आप बताओगे राजपूतों का। तो विलियम क्रुक ने इस जनजाति को इस जनजाति को राजपूतों का वंशज माना है। बात समझ पा रहे हो? और बताया है कि इनका संबंध पटवार या कहीं पर पतवार भी लिखा होता है। पतवार राजवंश मत लिखो, राजपूत लिखो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पतवार राजपूत घराने से है, ठीक है? अब आप ज़रा ये सारी जनजातियाँ एक जगह लिखो। याद करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि मैंने कुछ वंश लिखे, जैसे मैंने पीछे वाला आपको बताया था किरात वंश से संबंधित थारू है। तो थारू लिखो फिर आगे किरात वंश लिखो। यहाँ पर लिखो बुक्सा, यहाँ पर लिखो पतवार, है ना? राजपूत घराना। तो ऐसे लिखो कन्फ्यूज़ नहीं होगे। नहीं तो पता चला एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया और आपसे पूछा है पतवार राजपूत घराना, वहाँ पर ऑप्शन में ठोक के चले आए थारू, ठीक है? तो गलत नहीं होना है, ठीक है? हाँ, तो जो भी बारीक हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि डाउट हो रहा है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, वहाँ पर आप अलग से नोट्स बनाइए।
तो खैर आगे बढ़ो। यहाँ पर जो बुक्सा जनजाति है, आओ इनको विवाह इनका देख लेते हैं, ये लोग कैसे विवाह करते हैं। तो ये जो बुक्सा जनजाति है, यहाँ पर क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। पद्धति हाँ, हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ये क्रय विवाह पद्धति क्या होता है? क्रय विवाह पद्धति होता ये है कि मान लीजिए ये है वर पक्ष, ठीक? और ये है आपका वधू पक्ष। तो भैया क्रय विवाह में ये कहता है, क्रय विवाह पद्धति ये कहती है कि वर पक्ष वधू पक्ष को पैसे देगा और वधू पक्ष को नहीं, मतलब वधू को खरीद लेगा। पूरे पक्ष को तो नहीं खरीदा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, विवाह पद्धति कैसी है? इनमें क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है। वर पक्ष वधू पक्ष को धनराशि देकर वधू को ले लेता है अपने घर में, ठीक है? कुछ देता है धनराशि। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो धनराशि देता है वर पक्ष वधू पक्ष को, ये धनराशि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मालगति। भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक? अब इसमें आप लाइन बना के क्या लिखोगे? तो ध्यान दो, जो आप रिवीजन करोगे बार-बार। इस जनजाति में क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है, ठीक? अच्छा, क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है तो कौन खरीदेगा? वधू प्राप्त करने के लिए वर पक्ष पैसा देगा, है ना? वधू प्राप्त करने के लिए वर पक्ष वधू पक्ष को जो धनराशि देगा, उसे मालगति कहा जाएगा। मालगति कहा जाता है। ये जो टर्म है, भूलना नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मालगति की व्यवस्था या हम कहें मालगति की प्रथा, ये कहाँ पर प्रचलित है? किस जनजाति में देखने को मिलती है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन देगा थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी वगैरह-वगैरह। तो मालगति यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक? अच्छा, ये जो विवाह है क्या इनके लिए, बुक्सा के लिए? तो विवाह एक अनुबंध मात्र है, करार है, ठीक है? विवाह एक अनुबंध मात्र है। यहाँ पर विधवा विवाह, विधवा विवाह प्रथा, बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलित है। यहाँ पर बात समझ गए आप? अच्छा, एक एक खास बात और है, ये जो जनजाति है बुक्सा, ये आमतौर पर जो ब्लड रिलेशंस होते हैं ना, रक्त संबंध में विवाह नहीं करते हैं ये। तो ध्यान रखिएगा, विवाह रक्त संबंध में वर्जित है, ठीक? अब जरा इसको रिवीजन कर लो एक बार। विवाह कैसे होता है? क्रय विवाह पद्धति यहाँ पर प्रचलित है बुक्सा में। क्रय विवाह पद्धति में क्या प्रचलित है? वर पक्ष वधू पक्ष को कुछ पैसे देता है और फिर वधू को अपने घर ले आता है, ठीक? धनराशि में ये जो धनराशि दी जाती है वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को, इसे मालगति कहा जाता है, ठीक है? यहाँ पर विवाह एक अनुबंध है, साथ ही साथ विधवा विवाह प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुपत्नी प्रथा भी देखने को मिलती है और विवाह रक्त संबंध में यहाँ पर नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब जरा एक बात समझो, इनके परिवार की प्रकृति कैसी होती है? बुक्सा जनजाति में इनका जो परिवार होता है, इनका जो परिवार होता है, वो पितृसत्तात्मक होता है। देखिए, ध्यान रखिए, यहाँ से आपके स्टेटमेंट बना के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। जब आप प्रीवियस ईयर्स यूपी चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ-एआरओ के प्रीवियस ईयर्स लगाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि इस तरह से स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, है ना? निम्नलिखित में से कौन से कथन बुक्सा जनजाति के संबंध में सही हैं? अब उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर माल गति प्रथा प्रचलित होती है। यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ का समाज पितृ सत्तात्मक था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हर एक पॉइंट पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अभी मैंने मातृ सत्तात्मक कौन बताया था? इससे पहले वाली जनजाति थारू। मैंने कहा था वहाँ पुराने ज़माने में मातृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन यहाँ पर जो परिवार है वो पितृ सत्तात्मक है, अर्थात परिवार का एक जेंट्स जो होगा, बड़ा मुखिया होगा, उसी की चलेगी, ठीक है? तो परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। अर्थात अगर हम इनके कृषि की बात करें, इनकी हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था कैसी है यहाँ की? अर्थव्यवस्था है कृषि पर निर्भर, अर्थात जो बुक्सा जनजाति होती है, वो कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है तो कुछ ना कुछ खेती करते होंगे, आम तौर पर धान की खेती करते हैं, ठीक है? धान की ये खेती करते हैं और धान की खेती करते हैं तो चावल अच्छा खासा उत्पन्न होता है, तो चावल और मछली खाना इनका बहुत प्रिय है। अर्थात मछली चावल ये भोजन के रूप में
ग्रहण करते हैं, ठीक है? ये इनका मुख्य भोजन है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दिन-रात चावल और मछली ही खाते रहते हैं। ये मुख्य भोजन है। रोटी भी खाते होंगे, लेकिन मुख्यतया क्या खाते हैं? मुख्यतया खाते हैं मछली-चावल। जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, है ना? ऐसा नहीं है चावल नहीं खाते हैं, चावल भी खाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य भोजन क्या है? गेहूँ, अनाज, मुख्य भोजन है रोटी। अगर आप दक्षिण में चले जाओगे या फिर पश्चिम बंगाल चले जाओगे, तो वहाँ भी धान की खेती ज़्यादा होती है, तो उनका जो मुख्य भोजन है, वो भी मछली-चावल हो जाएगा, ठीक है? तो मछली-चावल इनका मुख्य भोजन होता है। अच्छा, अब देखो ज़रा, ये जो परिवार है, ये जो बुक्सा जनजाति है, ये परिवार पितृसत्तात्मक है, लेकिन पितृसत्तात्मक का मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों की दशा नाजुक होगी। पितृसत्तात्मक होते हुए भी ये जो बुक्सा जनजाति का समाज है या बुक्सा जनजाति का परिवार है, इसमें स्त्रियों की दशा ठीक हमें देखने को मिलती है। ठीक देखने को मिलती है से मेरा सीधा-सा आशय है, जो पुरुष को अधिकार प्राप्त हैं, वही लगभग-लगभग महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त हैं। यानी पुरुष और जो महिला है, उसे बराबरी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है? तो कुल मिला के यहाँ से आप अ, हाँ, यहाँ से आप तो 3 बातें ही याद रखो। इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, अर्थात धान की खेती करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मछली-चावल इनका मुख्य भोज्य पदार्थ है, पितृसत्तात्मक होते हुए भी स्त्रियों की दशा यहाँ पर ठीक है, पुरुष के समान महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है। अच्छा, यहाँ से एक बात मैं छोड़ दिया हूँ, विवाह में ही एक बात आप और देखो ज़रा, ये बात मुझसे छूट गई है। जो विवाह होता है ना, विवाह में ही एक बात समझना, दरअसल ये जो विवाह होता है, यहाँ अगर कोई विवाद आ जाए, कोई किसी प्रकार का विवाद आ जाए, जैसे शादी को लेकर विवाद आ जाए, है ना? तलाक को लेकर विवाद आ जाए, ठीक? तो ये जो विवाद होता है, ये कौन सुलझाता है? बुक्सा जनजाति में, ये सुलझाती है बिरादरी पंचायत, बिरादरी पंचायत। अच्छा, ठीक है। बिरादरी पंचायत इस प्रकार के विवादों को सुलझाएगी। तो बिरादरी पंचायत में कुछ न कुछ अधिकारी होते होंगे, बोलो भाई, जो इस तरह के विवादों को निपटाते होंगे। तो ये कौन-कौन से अधिकारी होते हैं? जैसे एक होता है तख्त, ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एक होता है दरोगा, ये भी एक अधिकारी होता है इसी समाज में। एक होता है मुंसिफ, एक होता है सिपाही। तो ये सारे के सारे अधिकारी होते हैं जो विवाह संबंधी अगर कोई विवाद आ जाता है तो ये बिरादरी पंचायत इसे सँभालती है। या अन्य भी किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो बिरादरी पंचायत उसे सँभालती है, उसका निर्णय सर्वमान्य होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे ये कि यह जनजाति शादी, तलाक एवं आपसी विवाद, ध्यान दीजिएगा, शादी तलाक हो या फिर किसी प्रकार का विवाद हो, आपसी विवाद हो, अपनी बिरादरी पंचायत में सुलझाते हैं। याद रखिए बिरादरी पंचायत की व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो यही जनजाति है। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बिरादरी पंचायत है, यहाँ पर कुछ अधिकारी होते हैं जो इस प्रकार के विवादों का निपटारा करते हैं। तो ये अधिकारी कौन होते हैं? सबसे बड़ा अधिकारी होता है इनमें तख्त। ये कौन होता है? ये होता है सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी। भूलना नहीं है इसे, ठीक है? ये फैसला करता है या हम कहें ये निष्पक्ष फैसला करता होता है। अच्छा, इसके बाद एक शख्स होता है दरोगा। ये कौन होता है? ये होता है दंड देने वाला, ठीक? एक शख्स होता है जिसका नाम होता है मुंसिफ। ये कौन होता है? ये होता है छानबीन करता। किसी विवाद हुआ किसी से, तो छानबीन कौन करेगा? भाई मुंसिफ को बुलाओ। तो ये होता है छानबीन करता, ठीक है? एक शख्स होता है इसी में सिपाही। तो ये जो शख्स होता है ये सूचना वाहक होता है। सूचना वाहक या हम कहें खबरी होता है। तो कुल मिला के बिरादरी पंचायत की व्यवस्था कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हालाँकि ये अधिकारी तो नहीं पूछे हैं, लेकिन ये बिरादरी पंचायत आपसे पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखिए, तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन्स मिल जाएँगे। ठीक? भूलना नहीं है ऐसे क्वेश्चन्स को। अच्छा, अब इनमें धार्मिकता देखो ज़रा। ये जो बुक्सा जनजाति है, ये दरअसल काशीपुर की चामुंडा देवी काशीपुर की चामुंडा देवी की ये पूजा करते हैं। ठीक? इसके अलावा ये 25 दिसंबर को क्रिसमस का एक त्योहार होता है, बड़ा दिन भी मनाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए क्रिसमस का जो बड़ा दिन होता है, क्रिसमस के अवसर पर जो 25 दिसंबर की तारीख है, उसे बड़ा दिन के रूप में कौन-सी जनजाति आमतौर पर मनाती है? आप बताओगे बुक्सा। बुक्सा के विकास के लिए कई सारे काम कर रही है सरकार, जैसे एक याद रखिए बुक्सा जनजाति
बुक्सा जनजाति विकास परियोजना, विकास परियोजना। 1983-84 से ये चलाई जा रही है, इसको याद रखें। बुक्सा जनजाति के विकास के लिए बुक्सा जनजाति विकास परियोजना ये कब से चलाई जा रही है? 1983-84 से। अच्छा, मैं एक बात और आपसे डिस्कस कर लूँ, बुक्सा जनजाति में ही जैसे अपने यहाँ वर्ण व्यवस्था पाई जाती है ना, वर्ण व्यवस्था का मतलब जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, उसी प्रकार बुक्सा जनजाति में भी वर्ण व्यवस्था पाई जाती है। इनमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। इनमें सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है ना? तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, ये कैसा है? इसमें ये कैसा किस प्रकार का स्तरीकरण है? देखो, इसमें कई स्तर पाए जाते हैं, मैं कुछ जैसे आपको लिख रहा हूँ। इनमें पाए जाते हैं बुक्सा ब्राह्मण, ये सबसे ऊँचा स्थान रखते हैं, बुक्सा समाज में। इनमें पाए जाते हैं क्षत्रिय बुक्सा, उसके बाद इनका स्थान आता है। इनमें रखते हैं अहीर बुक्सा, अहीर बुक्सा, है ना? ये अहीर बुक्सा, जैसे नाई बुक्सा, तो इस प्रकार से ये इनका सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण की भी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर। हालाँकि ये आपसे एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं, आप ये मत छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये पॉइंट आप याद रखना, सामाजिक स्तरीकरण की भी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है या सामाजिक स्तरीकरण भी हमें कहाँ देखने को मिलता है, किस जनजाति में? आप बताओगे बुक्सा पंचायत में। यहाँ पर ग्राम पंचायतों के 3 स्तर देखने को मिलते हैं। सरपंच होता है, ग्राम पंचायत का सभापति होता है और मुखिया भी होता है यहाँ पे। ठीक है? और एक खास बात याद रखो, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखो। गोत्र या गोत्र, इसे गोत्र या गोत्र को समाज की मूल इकाई कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए बुक्सा समाज में गोत्र या समाज की मूल इकाई क्या है? तो गोत्र या फिर गोत्र, याद रखो। खैर, तो ये हमारा पहला पार्ट है, उत्तर प्रदेश में जनजातियों से संबंधित। तो इसको आज यहीं तक रखते हैं। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो दूसरा भाग आएगा उसमें जो शेष आपकी जनजातियाँ बची हैं, इनको डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हैं, जनजातियों से पूछे गए हैं, उन सबको भी एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।